नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सत्ता में आ गए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़ों से 3 अधिक हैं। इसके अलावा आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली है। बिहार चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी रही। इससे पहले जेडीयू पहले नंबर की पार्टी रहती थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जहां 43 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं 74 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। एनडीए के अन्य घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 4 सीटों पर विजय मिली है। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में दूसरे स्थान की पार्टी बीजेपी है। इसके अलावा महागठबंधन की घटक कांग्रेस के उम्मीदवार 19 सीटों पर जीत सके, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने 16 सीटें जीती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी 5 सीटें जीतने में सफल रहे हैं। वहीं बीजेपी को रैलियों में हमेशा निशाने पर लेने वाले ओवैसी ने सीटें जीतने के बाद ये नहीं कहा कि वो बीजेपी के गठबंधन को समर्थन नहीं करेंगे। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी केवल 1 सीट ही जीत पाई है। बहुजन समाज पार्टी को भी 1 ही सीट पर विजय मिली है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। मंगलवार को बिहार के साथ साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जिनमें अच्छा प्रदर्शन किया है। 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इनमें सबसे अहम मध्य प्रदेश को माना जा रहा था, जहां इस उपचुनाव के नतीजों पर शिवराज सिंह चौहान सरकार का भविष्य टिका था। पर वहां बीजेपी ने 28 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल कर आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। बीजेपी ने बांगरमऊ, देवरिया, बुलंदशहर, नौगामा सादत, टुंडला और घाटमपुर में जीत दर्ज की है। मल्हनी सीट सपा के लकी यादव ने जीती है। बीजेपी ने गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटें जीत ली। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है, ये प्रदर्शन राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। कर्नाटक विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने दोनों सीटें अपने नाम कर ली हैं। मणिपुर में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 4 भाजपा के खाते में गई हैं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। वहीं हरियाणा एकमात्र राज्य रहा जहां का उपचुनाव बीजेपी के लिए निराशाजनक रहा। वहां बड़ौदा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। बीजेपी ने तेलंगाना की दुब्बाक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल की है। वहां बीजेपी उम्मीदवार माधवानेनी रघुनंदन राव की जीत की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि यह सीट सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का गढ़ मानी जाती रही है। ये सीट टीआरएस के विधायक रामलिंगा रेड्डी की मृत्यु की वजह से खाली हुई थी। आज अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 5 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की रिहाई के मामले में तुरंत सुनवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कोर्ट के महासचिव को पत्र लिखकर गोस्वामी की रिहाई की याचिका पर तुरंत सुनवाई किए जाने को लेकर विरोध जताया है। दुष्यंत दवे ने पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कोरोना महामारी के दौरान भेदभावपूर्ण ढंग से मामलों को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, एक और जहां हजारों लोग उनके मामलों की सुनवाई न होने के कारण जेलों में पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर एक प्रभावशाली व्यक्ति की याचिका को एक ही दिन में सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया गया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की पत्नी सौम्यव्रता रे गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को जवाब दिया। सौम्यव्रता ने लिखा है, मैंने दुष्यंत दवे की चिट्ठी पढ़ी, मैं हैरान हूँ, ये डराने वाली है। उन्होंने कहा, जिस तरह दवे मेरे पति की याचिका को सिलेक्टिव होकर टारगेट कर रहे हैं, उसका जवाब मुझे ये बताना ही होगा कि जब कई मामलों को कोर्ट के सामने वरीयता देते हुए पर पेश किया गया तो वो चुप रहे। अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को तत्काल सुनवाई की सूची में डाले जाने पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीए प्रवासी मजदूरों की याचिकाएं आवश्यक नहीं थी। क्या सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री अपने पसंदीदाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम कर रही है? माननीय चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार को इसका जवाब देना चाहिए।
अमेरिका के निवर्तमान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि देश में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। हम तैयार हैं। दुनिया देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम हर एक वोट की गिनती करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन की जीत और राष्ट्रपति ट्रंप की हार स्वीकार नहीं की है। आईपीएल के इस सीजन को भी मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल में 5वीं बार चैंपियन बन चुकी है। मुंबई ने ये 5 खिताब 8 साल के अंदर जीते हैं और इस साल मुंबई ने खिताब बचाने का कमाल किया है, यानी लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।